और अब आपको उत्तरकाशी लेकर चलते हैं, जहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लापता लोगों को लगातार ढूंढा जा रहा है, लेकिन इनकी कोई खबर नहीं मिल रही है। आज हम इस घटना को लेकर कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। हम बार बार आपसे कहते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए नेताओं और सरकारों का रिवीजन होना जरूरी है। बार बार चर्चा होती है ना कि बिहार में, पश्चिम बंगाल में वोटर रिवीजन हो रहा है, वोटर्स कौन सही है कौन पक्के हैं उनका रिवीजन हो रहा है। तो सरकारों का भी और नेताओं का भी रिवीजन जरूरी है। आम जनता सरकारों को यह सोचकर चुनती है कि ये सरकारें संतुलन बनाकर काम करेंगी, जो संसाधन है, सुविधाएं हैं आपके लिए मौजूद है, उनके हिसाब से नीतियां बनाई जाएंगी। आप तक ऐसा विकास पहुंचाया जाएगा जो आपके लिए टिकाऊ होगा। लेकिन पहाड़ी इलाकों और देखिए होता कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी टिकाऊ होगा। लेकिन सोचिए, क्या ऐसा हो पाता है? अगर हम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को एक केस स्टडी मान ले तो ऐसा लगता है कि इन दोनों राज्यों की अब तक की सरकारों ने अपनी नीतियों में गंभीरता नहीं दिखाई है। इन राज्यों में आज तक ऐसा ही विकास हुआ है जो यहाँ की प्राकृतिक संरचना के खिलाफ था। उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, दोनों तरफ से आई हुई तस्वीरें, उतना दोनों राज्य हिमालय क्षेत्र में बसे हुए हैं। देखिए, इस बात को समझिए। बीते दिन उत्तराखंड में जो घटना घटी है उसके बाद पूरे देश में लोग ये सोच रहे हैं कि एक कुछ सेकेंडों में, मतलब 1 मिनट का भी वक्त नहीं लिखा, किस तरह की आफत इन लोगों में आ गई। कई लोग जिंदा दफन हो गए। लेकिन हिमाचल प्रदेश से भी आ रही तस्वीरें उतनी ही परेशान करने वाली हैं। तो समझिए, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, ये दोनों राज्य हिमालय क्षेत्र में बसे हुए हैं। हिमालय को दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं, यानी ऐसे पहाड़ जो अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुए हैं और जो अब भी जीवित हैं, नाजुक हैं। जीवित पहाड़ लाइव माउंटेन्स कहा जाता है। आपको इस बात पर शायद यकीन नहीं होगा कि आज जिस उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर आप घूमने जाते हैं, वहां आज से करोड़ों साल पहले समुद्र हुआ करता। इसे टेथिस सागर कहते थे, जो एशिया और अफ्रीका के बीच फैला हुआ था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे समुद्र की जगह पर हिमालय की पर्वत श्रृंखला बन गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी पृथ्वी की सतह टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई है। आप जिसे जमीन का टुकड़ा कहते हैं, जमीन की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। माना जाता है कि 20 से 50 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट्स धीरे धीरे उत्तर की दिशा में यूरेशियन प्लेट्स से टकराने लगी। जब इन दोनों प्लेट्स में टक्कर हुई तो टेथिस सागर का फर्श यानी सी फ्लोर दबना शुरू हो गया। इससे इस सागर की मिट्टी और चट्टानें ऊपर उठने लगी और इस तरह इस क्षेत्र में ये पहाड़ बन गए। आज भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, इसीलिए हिमालय में पहाड़ों के बनने का सिलसिला रुका नहीं है। और ये पूरा इलाका जो है, इसे सिस्मिक जोन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भूकंप भी बहुत आते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ हिमालय नहीं, यहाँ आप नीचे के इलाकों में भी आ जाएंगे तो दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तमाम ये जो जगह है, इन सभी जगहों तक भी ये हमेशा अर्थक्वेक का खतरा रहता है। उदाहरण के लिए आज भी अगर हर साल हिमालय क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट लगभग 0.2 से 0.5 मिलीमीटर ऊपर उठ रहा है। बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि माउंट एवरेस्ट लगातार, आप सोचिए, हर वर्ष एक पूरे साल में 0.2 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर ऊपर उठ रहा है, जिसकी वजह से इन पहाड़ों को जीवित पहाड़ भी कहा जाता है। ये बातें हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप ये समझ पाएं कि हिमालय के पहाड़ आज भी ठोस नहीं है। जब इन पहाड़ों को विकास और पर्यटन के नाम पर अंधाधुंध तरीके से खोदा जाता है तो ये पहाड़ अंततः सरेंडर करने लगते हैं और फिर वो होता है जो उत्तरकाशी में हो। आज पूरा देश उत्तरकाशी में त्रासदी की इन तस्वीरों को देखकर हैरानी जता रहा है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसमें हैरानी जैसा कुछ नहीं है। जो पहाड़ पहले से फ्रजाइल यानी नाजुक और कमजोर है, जहां जरा सी बारिश में मिट्टी ऐसे बहने लगती है जैसे कीचड़ लगती है, कीचड़ बहती है, और जहां सेडिमेंट्री रॉक्स है यानी ऐसे पत्थर और मिट्टी है जिनके बीच मजबूत पकड़ नहीं है, वहां अगर बड़ी बड़ी इमारतें, होटल, रिजॉर्ट, होमस्टे, दुकान, बाजार बनेंगे, पेड़ काटे चले जाएंगे, तो फिर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? आप खुद सोचिए कि अगर आप ऐसे टेबल पर ताश के पत्तों को खड़ा कर रहे हैं, जो टेबल हिलता रहता है, जिसमें खुद ही ग्रोथ हो रहा है,
तो वो ताश के पत्ते कैसे नहीं बिखरेंगे। और यहां भी वही हुआ है। जो हिमालय क्षेत्र एक जियो डायनामिक जोन है और जहां की जमीन कभी भी बदलती खिसकती रहती है, वहां पर्यटन के नाम पर पहले से ही नाजुक पहाड़ों को अंदर तक खोद डाला गया। आज भी यही खबर आई है कि 2013 में उत्तरकाशी के धराली गांव का एक सर्वे हुआ था और इस सर्वे में यह पता चला था कि धराली के मूल निवासी जो चट्टान के ऊपर ही रह रहे हैं। आप सोचिए, मतलब ये धराली में जो लोग रह रहे थे, वो रिपोर्ट बाकायदा कह रही थी कि वो एक चट्टान के ऊपर, लेकिन गंगोत्री धाम के कारण इस इलाके पर बाहरी लोगों का जो दबाव पड़ा है, उसकी वजह से ऐसी जगहों पर इमारतें, होटल, होम स्टे, दुकानें बनती चली गई, जिसे डिपॉजिट एरिया या अलूवियल फैन भी कहते हैं। ये वो जगह होती है जहां पहले आई बाढ़ का मलबा जम जाने से बड़ी चट्टान बन जाती है और ये चट्टान एक पहाड़ जैसी दिखने लगती है। नदियों के पास ऐसे क्षेत्र में निर्माण को लेकर सख्त प्रतिबंध होते हैं, लेकिन धराली में बाढ़ के मलबे पर कई इमारतें बन गई और जब यहां फिर से मलबा और पानी आया तो सोचिए क्या तबाही मची है। जब पहले और बाद की तस्वीरें देखिए तो इंसान कांप जाए। हमारे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण में होता है। आपके पास अगर प्रशासन की जेबें गर्म करने के लिए पैसा है तो आप भारत में बीच सड़क पर कब्जा करके अपनी दुकान लगा सकते हैं और ये पूरे देश में होता है। धराली में भी यही हुआ है। पिछले 20 साल में धराली में गंगोत्री धाम की यात्रा के कारण कंस्ट्रक्शन कई गुना बढ़ गया। शहरों के लोग यहां ट्रैकिंग के लिए आने लगे। इस ट्रैक को सातताल ट्रैक भी कहते हैं, जिसमें धराली गांव से लगभग 3 किलोमीटर ऊंचाई वाली पगडंडी पर चलकर लोग सातताल क्षेत्र में जाते हैं। और इसे सातताल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ 7 खूबसूरत झीलें हैं, जिनमें से कुछ झील बरसात के वक्त ज्यादा भर जाती हैं। लेकिन तय हमें करना है। ऐसा नहीं है कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं इससे इशारा यह है कि पर्यटन को रोकना है, नहीं, लेकिन हमें समन्वय बिठाना ही होगा। हमें यह तय करना होगा कि अगर केदारनाथ के बाद आई हुई सरकारी रिपोर्ट यह कहती है कि कितने पर्यटक एक बार में आएंगे, आपको इस पर फैसला लेना है, तो यह नियंत्रित करना सरकार का काम है। उत्तराखंड की सरकार को ऐसा लगता है कि धराली में आई इस तबाही के पीछे भी यही झीलें हो सकती हैं और ऐसा लगता है कि लगातार बारिश के बाद इनमें से किसी झील का जल स्तर बढ़ा और इसके बाद धराली के खिरगाड़ यानी बरसाती नाले में बड़ी मात्रा में पहाड़ों का मलबा और पानी आया और इतनी तेजी से आया। जो बीते दिन की तस्वीर है वो दिखा दीजिए। धराली गांव को पर्यटन और जो पानी आया बहुत बहाव के साथ ऊपर से, वो ऐसे आया। देखिए, धराली गांव को पर्यटन और विकास के नाम पर हुए कंस्ट्रक्शन के लिए डिफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। यहां देवदार के कुछ पेड़ भी काटे गए, जिससे इस विनाश ने और भी ज्यादा विकराल रूप ले लिया। हम पेड़ों को बहुत हल्के में लेते हैं, पेड़ों को अपनी सुविधाओं के लिए बेरहमी से काट देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हिमालय क्षेत्र में पेड़ों को विकास के लिए काटा ना जाए तो ये पेड़ मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, मजबूत बनाकर रखते हैं। भूस्खलन की घटनाएं इससे कम होती हैं। लेकिन जब हिमालय के किसी क्षेत्र में पेड़ नहीं होते या कम पेड़ होते हैं तो वहां बारिश के दौरान मिट्टी को पकड़ कर रखने के लिए कुछ नहीं होता और इससे ये मिट्टी बह जाती है। ये त्रासदी कई लोगों की जिंदगियों को आने वाले वक्त में निकल जाती है। 1950 में आप देखिए, उत्तराखंड के 70% क्षेत्रफल में जंगल थे, लेकिन आज सिर्फ 45.4% क्षेत्रफल में जंगल है। हिमाचल प्रदेश में भी 1950 से 30% क्षेत्रफल में जंगल थे, लेकिन अब सिर्फ 24% क्षेत्रफल में जंगल रह गए हैं। इन जंगलों को भी सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन, जी हां, इमारतें बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए, रोड कनेक्टिविटी के लिए काट दिया गया है। 1950 के आसपास उत्तराखंड में सिर्फ 2000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क था, लेकिन 40,000 किलोमीटर का रोड अब है। हिमाचल प्रदेश में भी 1948 में 288 किलोमीटर का रोड नेटवर्क था, लेकिन अब यही रोड नेटवर्क 68,000 किलोमीटर से ज्यादा का है। देखिए, रोड नेटवर्क का बनना सभी के मन में आएगा कि ये कनेक्टिविटी कैसे खराब हो सकती है, जमीन पर नहीं हो सकती है। जो समतल इलाके हैं, देश का बहुत बड़ा हिस्सा है, वहां पर ये बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन पहाड़ों में तो आपको एक संतुलन बनाना होगा। पर्यावरणविदों के साथ आपको तय करना होगा कि आप वहां पर कितना कंस्ट्रक्शन चाहते हैं।
अब आइए आपको बताते हैं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि पहाड़ी क्षेत्रों के कम से कम 66% इलाके में जंगल होने चाहिए, बाकी के इलाके में रिहायशी बसावट होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त सिर्फ औसतन 22.4% इलाकों में जंगल है और बाकी जगह पर पर्यटन के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें, टनल्स बन चुकी हैं। और ऐसा नहीं है कि पर्यटन के नाम पर इन पहाड़ों को सिर्फ अब की सरकारों ने खोदा है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था तब ब्रिटिश अधिकारियों को भारत की गर्मी काफी परेशान करती थी। इस गर्मी से बचने के लिए वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कई हिल स्टेशंस विकसित करते थे और इन राज्यों को अपने लिए वेकेशन स्पॉट बना दिया। इनमें 1819 में शिमला, 1820 के दशक में धर्मशाला और डलहौजी, 1819 में कुफरी, 1850 में कसौली, 1823 में मसूरी, 1825 में लैंडौर, 1841 में नैनीताल, 1869 में रानीखेत और 1887 में लैंसडाउन जैसे हिल स्टेशंस को विकसित किया गया। इनमें भी लैंसडाउन का नाम ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर रखा गया। लैंडौर का नाम वेल्स के गांव के नाम पर रखा गया। हिमाचल के डलहौजी का नाम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रखा गया। और शिमला को भी देवी काली के एक रूप के लिए श्यामला कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों को श्यामला बोलने में मुश्किल होती थी, इसलिए उन्होंने इसका भी नाम शिमला कर दिया। और इन सब हिल स्टेशंस पर मॉल रोड्स बना दिया। आप अगर गए होंगे इन जगहों पर तो बीचों बीच एक बहुत बड़ा मॉल रोड होता है। इन्हें बनाने का जो मकसद था वो समझिए क्या था कि जब अंग्रेज गर्मियों में यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए आए तो उन्हें एक ऐसा खुला, सुरक्षित, साफ रास्ता मिले जहां वो शाम को टहल सके, घोड़े पर सवारी कर सके, एक दूसरे से मिल सके। लेकिन बाद में जब अंग्रेज वापस अपने देश लौट गए तब भारत के लोगों ने गर्मियों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर छुट्टियां मनाना शुरू किया। जैसे जैसे भारत की आबादी बढ़ी वैसे वैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर पर्यटन का बेहिसाब बोझ पड़ने लगा और इसके पीछे एक मजबूरी भी थी। हिमालयन रेंज के पहाड़ों में यही दो राज्य ऐसे हैं जहां अंग्रेजों के कारण कई हिल स्टेशंस बने और आज भी आसानी से वहां जाया जा सकता है। अगर आप लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने के लिए जाएंगे तो आपको ज्यादा मुश्किलें आएंगी, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने के लिए जाना बहुत आसान है, इसीलिए लोग सबसे ज्यादा जा रहे थे। यानी साफ दिखता है कि धीरे धीरे लोगों के मन में ये आया कि इन जगहों पर पहाड़ी में और आसपास में, अगर आप देखेंगे दिल्ली आसपास के इलाकों से तो लोग खर्च भी कम होता है। अगर आपको अरुणाचल जाना है या कोई बीच के इलाके में जाना है जहां पर गोवा जैसी जगह पर, तो आपको शायद फ्लाइट में, ट्रेन में ज़्यादा पैसा लगे, लेकिन यहाँ से लोग भाड़े की गाड़ी से या अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए पहुँच जाते हैं। अगर आप इस नक्शे में ही देखेंगे तो उत्तर भारत के राज्यों में 74 करोड़ लोग रहते हैं जिनके पास पहाड़ों पर घूमने के लिए मुख्य रूप से दो ही विकल्प हैं, हिमाचल, उत्तराखंड। अब अगर 74 करोड़ लोगों के लिए दो ही राज्यों के पहाड़ बचेंगे तो आप खुद सोचिए कि पर्यटन इन राज्यों के लिए मुसीबत का पहाड़ नहीं बनेगा। ये सारी समस्याएं जिनके कारण इन राज्यों में कुदरत की अनदेखी होती है और इस अनदेखी के कारण हमें इस तरह की त्रासदी को देखना पड़ता है।